बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट रूम में खुश आमदीद। मैं उसामा जाहिद हूँ। नाज़रीन गिरामी, जंग के हवाले से मुख्तलिफ़ तरह की पेशन गोइयाँ, मुख्तलिफ़ तरह के तज्ज़िये किए जाते रहे, लेकिन आज भी हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं कि ये जंग किसी सूरत रुक नहीं सकती। ये जंग बढ़ेगी। ये जंग आर्जी तौर पे पॉज हो सकती है, आर्जी तौर पे रुक सकती है और बहुत सारे इसमें मामलात हो सकते हैं। असला इकट्ठा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर हम इसको चल के देखें तो ये जंग आर्मेगेडॉन का हार्ड सेशन है जिसका आगाज़ हो चुका। ये तमाम जंगें जो इस वक्त शुरू होंगी तारीख़ी नौइयत पे ये उस स्टेज पर शुरू हो रही हैं कि ये तमाम जंगें अब हज़रत महदी से पहले ये इख्तिताम पज़ीर नहीं होगी। ये आहिस्ता हो सकती हैं, पॉज हो सकती हैं, रुक सकती हैं। अब 2-4 ममालिक ऐड हो सकते हैं, कभी हार्ड सेशन शुरू हो जाएगा, भड़क उठेंगी, लेकिन ये जंगें चलती रहेंगी और इन जंगों का इख्तिताम हज़रत महदी आके करेंगे और हज़रत महदी भी इन जंगों का हिस्सा बनेंगे। तो बहरहाल ये सिलसिला जारी है। तारीख़ी नौइयत से इस्लामी कुरान और सुन्नत का मुताला करने से हम इसी बुनियाद इसको निकालते हैं कि ये जंगें आम जंगें नहीं हैं, इसके पीछे बहुत बड़े मकासद हैं। एक तरफ शैतानी क़ुव्वतें, इसराइल है, ज़ायनिज़्म है, वो ग्रेटर इसराइल के लिए कोशा हैं, शैतानी क़ुव्वतें हैं दज्जाल के रास्ते हमवार करने के लिए, और तमाम लिबनान, शाम, फ़लस्तीन, इराक़, हर जगह बदअमनी की फ़िज़ा पैदा करके, कमज़ोर हुकूमतें पैदा करके कि जिस वक्त मर्ज़ी चाहें उन इलाक़ों पर कब्ज़ा हो सके, वो करने के बाद अब ईरान पहुँच चुके हैं। ईरान में अस्फ़हान के मकाम पर 70,000 यहूदी दज्जाल के इस्तक़बाल के लिए मौजूद होंगे। ये भी बड़ी मजबूत किस्म की पेशन गोइयाँ हैं। असद गाई साहब, बहुत ज़्यादा कुरान और सुन्नत में डिस्कस किया जाता है, मुख्तलिफ़ अहादीस के हवाले से डिस्कस किया जाता रहा। हम शुरू से इस जंग के हवाले से बड़ा मुफस्सल ठोस तज्ज़िया करते आए। वक्ती तौर पे बहुत सारी कम्यूनिटी, हमारी कम्यूनिटी ने इस चीज़ को झुटलाया, लेकिन आज वो हमारे मौक़िफ़ पे कायम है कि जो आप मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं कि ये जंगें रुकने के लिए शुरू नहीं हुई, उसकी तस्दीक करते नज़र आती हैं। गाय साहब, क्या कहेंगे इस पर? देखें, मैं दावे से कहता हूँ कि इस दुनिया में ख़ास तौर पर जो खलीजी ममालिक है, इस एरिए में इसराइल के होते हुए अमन नहीं आ सकता। इसराइल एटमी ताकत है और इस वक्त वो इस गरूर और घमंड में था कि वो सुपर पावर बनने जा रहा है और अमेरिका उसकी पुष्ट पर है, तो उसने ईरान के ऊपर अमेरिका की मदद से हमला कर दिया। अब जब उसको मुंह की खानी पड़ी और आपने देखा कि ईरानी जो मिसाइल हैं उन्हें उनका सारे का सारा डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया था। अब उनको ये फ़िक्र खाई जा रही है कि इस दरमियान में हमने अमेरिका की मदद से ईरान को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से फ़तह करना है, रजीम चेंज करना है, कुछ ना कुछ तो उन्होंने जो जिसकी बुनियाद के ऊपर ट्रंप या इसराइल कामयाबी का ऐलान कर सकें। मतलब इस जंग में उन्हें शिकस्त तो हो चुकी है, लेकिन वो अपनी शिकस्त को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अब वो कभी ना कभी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को और हमारे हुक्मरानों को शामिल करते हैं टेबल टॉक के लिए, कभी तुर्की के हुक्मरानों को, कभी कतर को, लेकिन ये ऊँट किसी भी करवट बैठता हुआ दिखाई नहीं देता। एक बात मैं अक्सर कहता जा रहा हूँ कि ईरान ने अब वाज़ेह तौर पर ये पॉलिसी अपना ली है कि अगर उनके पास एटमी सलाहियत होती तो इसराइल क्या अमेरिका को भी ईरान के ऊपर हमला करने की ज़रूरत ना होती। तो अब उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि हालांकि उनके पास 400-500 kg यूरेनियम अफसुदा शुदा पड़ी हुई है, वो जब चाहें इसमें थोड़ा सा बेहतरी लाकर वो एटमी सलाहियत हासिल कर सकते हैं। मतलब एटमी सलाहियत तो है, लेकिन एटम बम बना सकते हैं। अब इसराइल को सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है कि हमने ग्रेटर इसराइल बनाना है, बाकी तमाम अरब मालिक को हमने राम कर लिया है। मिस्र, तुर्की और कोई भी मुल्क इस टाइम ईरान के साथ मिलकर इसराइल के खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि जब इससे पहले अरबों की जंग हुई थी तो उसमें तमाम अरब मालिक मिलकर इसराइल के खिलाफ लड़े थे, जिसमें शाह फैसल, आपको याद होगा, उसके बाद उसको रास्ते से हटाया गया। अब भी एक चीज़ अब वाज़ेह हो जानी चाहिए, कुछ हमारे यहाँ तज़ियानकार, कुछ लिबरल किस्म के लोग इस जंग को मुआशी जंग कहते हैं, तेल गैस के वसाइल की जंग कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ईरान जब से वहाँ इस्लामी इनकलाब आया है वो इमाम महदी के इंतज़ार में अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसराइल जिसका वजूद हम सब के सामने है, उन्होंने ग्रेटर इसराइल का प्लान बनाना है। वो अपने मसीहा
दज्जाल के इस्तकबाल के लिए तैयारियां कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि दज्जाल जब आएगा वो पूरी दुनिया पर रूल करेंगे। तो उनको ये लगता है कि हम जब दज्जाल आएगा तो उससे पहले हमने पूरी दुनिया को कंट्रोल करना है। तो इसमें नाज़रीन कोई शक नहीं है कि जितनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनमें से आप किसी भी कंपनी का नाम ले लें, आज भी इसराइल को कोई नुकसान नहीं है। वो अपना जितना भी उनका माली नुकसान हुआ वो दोबारा पूरा कर लेंगे, उसका कहीं ना कहीं वो तोड़ निकाल लेंगे, क्योंकि उनकी इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं, उनका निज़ाम ज़िंदगी चल रहा है। असल जो चीज़ है वो उनको खौफ यही खाया जा रहा है कि हम ईरान को कहीं ना कहीं टेबल पर बैठाकर जो उसके पास यूरेनियम है उसको कहीं और खवा लें या उससे एग्रीमेंट कर लें या उसकी जो एटमी सलाहियत। लेकिन गाइस साहब यहाँ पे सवाल तो ये भी है ना कि अपने यूरेनियम पे क्यों वो कंप्रोमाइज़ करेंगे, क्योंकि अगर ईरान यूरेनियम के हवाले से कंप्रोमाइज़ करता है तो जो उसने शहादतें दी हैं, जो उसके आला लीडरशिप, उसके अहम साइट्स पे हमले हुए, वो अवाम ही उनकी उनको वही बात मैं आगे जारी रख रहा हूँ कि देखें ये जंग, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये रुकने वाली नहीं है। अब क्या है, इसराइल को कुट पड़ी, इसराइल का डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया, तो वो अब उसकी तैयारी में लगा हुआ है। ये जितने मसाइल थे ये आपको पता है ये कहीं महीनों की बाद तैयार होते हैं, तो वो पूरा एक टाइम बाय कर रहे थे। चलें, दूसरी तरफ से कांग्रेस ने तो टाइम जो इन्होंने जंग का लिया था वो तो ख़त्म हो गया। लेकिन जो चीज़ आपने कही थी कि ये जंग कभी स्लो होगी और कभी तेज़ होगी, अब चूँकि इस वक्त अमेरिका को जुर्रत नहीं हो पा रही कि वो ईरान के ऊपर अटैक करें, क्योंकि ईरान ने भी इस दरमियान में अपने आप को समझ लें कि दोबारा तैयार किया जंग के लिए। तो उसने जब तैयारी पकड़ी है तो क्या लगता है आपको वो इस दफ़ा हाथ हौला नहीं रखेगा? देखें, उसने तमाम अड्डों को पहले टारगेट कर लिया, लेकिन एक चीज़ की मैं हमेशा ईरान की हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को दाद देता रहूँगा कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अरब मालिक में अमरीकी अड्डों को नुकसान को टारगेट किया, उन्होंने आबादियों को नुकसान नहीं पहुँचाया। हालांकि ईरानी आबादियों के ऊपर इन्हीं अरब मालिक के अड्डों से अटैक किया गया। अब जो न्याय सुप्रीम लीडर है उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अब अगर हम पर अटैक हुआ तो एक तो हम ज़ेरे ज़मीन समंदर की जो इंटरनेट लाइन है वो काटेंगे और फिर अब हम अरबों के ऊपर डायरेक्टली उनकी तनसीबात पर हमला करेंगे। तो इसलिए वो सोच विचार में पड़े हुए हैं, क्योंकि इनके अड्डों के बगैर खलीफा हिट हो गया तो क्या करेंगे ये सर? अब तो दुबई ने, यूएई ने वाज़ेह पॉलिसी अपना ली है। तो मुझे लगता है सबसे पहले अमेरिका के कुत्ते को ईरान ने मारा, इसराइल को, अब इसराइल के आगे पालतू यूएई को वो मारेगा और उसके लिए वो दूर नहीं है। और जितना नुकसान यूएई का होगा, देखिए इसराइल के पास तो उतनी बड़ी इमारतें हैं, उतनी बड़ी तनसीबात नहीं थी, लेकिन यहाँ तो मल्टीनेशनल कंपनियों का सारे बड़ा जदीद किस्म का असला इसराइल पहुँचा रहा है। आयरन डोम भी उन्होंने दुबई में पहुँचा दिया, लेकिन अगर वो आयरन डोम, इसको समझ नहीं आ रही कि अगर वो इसराइल की हिफाजत नहीं कर सका तो यूएई की बड़ी बड़ी इमारतों की हिफाजत कैसे करेगा? लेकिन जब मत मारी जाए तो फैसला करने में, ठीक है कई साहब, यहाँ पे हमने ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से शुरू करते हैं आगाज गुफ्तगू का। हमारे साथ रहिए।